हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम परीक्षा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने आज हम अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में एलटी ग्रेड और केबीएस एनबीएस या ऑल टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर आए हैं। और यह मेरा प्रैक्टिस सेट 38 होगा। और स्पेशल मैंने योगेश सिंह, भाई श्रवण सिंह और अजय सैनी आदि के लिए हमने यह काम शुरू किया था। और मैं आप तीनों के साथ जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं, जितने लोग वीडियो देखते हैं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सफल हों और एक बार और आपसे एक मुलाकात हो। तो आइए समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जो फुटबॉल के खेल में मैच मेकर किसे कहा जाता है। मैच मेकर किसे कहा जाता है, इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लगा। तो ये ऑप्शन सी है, जो मिडफील्डर है इसी को हम मैच मेकर कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। फुटबॉल में जो मिडफील्डर को मैच मेकर कहा जाता है क्योंकि वही खेल की गति नियंत्रित करता है, डिफेंस और अटैक के बीच कड़ी बनता है, टीम की रणनीति को मैदान पर लागू करता है। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। आइए समय न गंवाते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल कमेंटेटर को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। मतलब भारतीय का कौन सा जो कमेंटेटर है जिसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये ऑप्शन बी सही है, जसदेव सिंह जी को। जसदेव सिंह जी को। और अभिनव बिंद्रा को भी इस पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया। और भी आगे इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि कुश्ती के खेल के मैट पर बने बाहरी वृत्त का व्यास कितना होता है। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से हम प्रश्नों को ये अंडरलाइन करते हुए जाते हैं उसी तरह से एग्जाम में, परीक्षा में आप पेंसिल वर्क या जो भी पेन वर्क जिसका भी आप इस्तेमाल करेंगे पूरा अंडरलाइन करेंगे, जिससे नहीं होता है या होता है का प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़ा सा हमने पढ़ा और उसका उत्तर हमने गलत दे दिया, तो इतनी सावधानी जरूर रखेंगे आप। तो ये जो होता है 9 मीटर होता है। ऑप्शन डी सही है, 9 मीटर। यहाँ पे हमने एक फिगर लेके आया है, हमने बताया कि यहाँ पे बाहरी वृत्त, यहाँ पे देखिएगा ये है बाहरी वृत्त आपका, ये है आपका बाहरी वृत्त। तो यहां से यहां तक की जो व्यास कहते हैं, यहां से यहां तक जो मिड से, तो ये इसकी व्यास होती है 9 मीटर। और लेकिन आंतरिक वाला जो होता है, आंतरिक वृत्त, वो होता है 7 मीटर। हमने देखे आंतरिक वृत्त का जो व्यास होता है वो 7 मीटर और मध्य वृत्त जो यहाँ पे एक और है वो 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है। और कुश्ती मैट की जो लंबाई है वो 12 गुणे 12 मीटर। और जो सुरक्षात्मक क्षेत्र की जो चौड़ाई है, ये वाली जो है आपका, ये वाला जो बेल्ट है वो 1.5 मीटर हमने बता दिया, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। तो कुश्ती से अगर रिलेटेड प्रश्न आता है तो मैं चाहता हूं कि एक ही प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा, वो मैं नहीं चाहता हूं कि लंबा खींच करके ले जाऊं। और मैं बता दूं, एग्जाम में आप जो सुई वाली घड़ी होती है वो सुई वाली घड़ी जरूर पहन के जाइएगा। समय का बड़ा महत्व होता है। न जाने आपके सेंटर पे घड़ी लगा होगा कि नहीं होगा, नहीं लगा होगा तो आप मिस कर जाएंगे। इसलिए घड़ी वाली सुई जरूर लेके जाएं। और ऐसा न करें जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसका बी सही है तो बी को हम तुरंत काला कर दें ना। आप सारा एक तरफ से, पहला का बी सही है तो बी पर ट्रिक मारते हुए चले जाइए। सारा जब आप सॉल्व कर लीजिए तब 15 मिनट का समय बचा लीजिए और उसके बाद आप गंभीरता से आप सॉल्व करेंगे। 150 प्रश्न आने हैं आपके और 150 प्रश्न में आप 100 प्रश्न कर पाएंगे क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो 100 क्वेश्चन बिना गलत टच किए अगर आप सही करते हैं तो आपका 1001% जो प्री है क्वालिफाई होगा, मेरिट भी बनेगा तो भी क्वालिफाई होगा, न संदेह आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप 1 मिनट में 10 क्वेश्चन काला कर लेंगे तो 10 मिनट
लगेगा, लेकिन 15 मिनट का आप समय रखिएगा। और जीएस का भी एक बार जरूर सरसरी निगाह से आप पढ़िएगा। जीएस इतना टफ नहीं आ रहा है कि जो आप ना कर पाए। तो यहां पे देखिए, कुश्ती खेल में खिलाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? कुश्ती, तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन सी सही है। जो गैपलर है, रेसलर है, पहलवान है, सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कुश्ती में खिलाड़ी पहलवान को भारतीय पारंपरिक शब्द जो है गैपलर, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शब्द जो रेसलर, अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहा जाता है। और कुश्ती खेल की जो समय अवधि होती है वो 3-3 मिनट का, यह 2 राउंड होता है। 3-3 मिनट का 2 राउंड होता है। और 30 सेकेंड का, हम कह सकते हैं 30 सेकेंड का इंटरवल होता है, अंतराल होता है, अंतराल होता है। उसके बाद पुनः कुश्ती होता है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त झंडों का सही समूह क्या होता है? यानी जो ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं होती हैं, जो अधिकारी उसमें झंडा दिखाते हैं, किस कलर का झंडा दिखाते हैं? तो सफेद, लाल और पीला। ऑप्शन बी सही है, सफेद, लाल और पीला। स्रोत की बात करें तो श्याम नारायण सिंह का आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्टार्टर कौन सा झंडा दिखाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सफेद। स्टार्टर जो होता है वो सफेद झंडा दिखाता है। और नियम का उल्लंघन या चेतावनी के लिए पीला झंडा प्रयोग किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसे पीला झंडा का प्रयोग किया जाता है, दिखाया जाता है। नेक्स्ट, नाली कब्ज सिन कार्ड, नाली कब्ज सिन कार्ड, गार्ड का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, यह फुटबॉल में किया जाता है। रबर प्लास्टिक फाइबर का यह बना होता है, इसलिए फुटबॉल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, विशेषकर फील्ड इवेंट्स, देखिएगा ट्रैक एंड फील्ड की हमने बात की, विशेषकर फील्ड इवेंट्स में लाल झंडा कौन दिखाता है? लाल झंडा, ये देखिए ऑप्शन ए सही है, फील्ड जज होता है, फील्ड जज। स्पेशल मैंने जो फील्ड इवेंट्स की बात की। नेक्स्ट यहां देखते हैं कि आप जानते होंगे जितने आज हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ाए हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने डिवाइड कर दिया है। हालांकि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पे आप प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत कम है, खरीदना मुश्किल है। खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। ये पार्ट 3 है, ये अमेजन पे नहीं है। और तीनों को 9450 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। यह पुरस्कार है, मैं आपसे पैसा तो ले ही रहा हूं, लेकिन पुरस्कार स्वरूप में लेता हूं। काफी मतलब अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। और जीएस का जो है, आपको अगर फिजिकल एजुकेशन आप लेते हैं तो जीएस का फ्री होगा। अगर कोई केवल जीएस का चाहता है तो उसे हम 30 रुपया में इसी नंबर पे संपर्क करेगा तो मैं दे दूंगा। आइए बात समय न गंवाते हुए, खो खो खेल का नाम संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? खो खो जो है संस्कृत के, तो ऑप्शन शिव से लिया गया है। यानी खो खो खेल में प्रयुक्त शिव शब्द का अर्थ संस्कृत में जाओ, रास्ता छोड़ो, जो जाओ और आगे बढ़ो या पीछा करो का भाव देता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और काफी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और मैं चाहूंगा कि आप पूरा देखिए। मैं कहता हूं फास्ट करके देखिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़ाएंगे तो फास्ट तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन आप चाहें तो यूट्यूब में फास्ट 1.5 करके आप देखिए, कम समय लगेगा और सारे वीडियो आप देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए, मुकबधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है पहला मुकबधिर क्रिकेट विश्व 95-96 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और विजेता रहा। और उप विजेता ग्रेट ब्रिटेन रहा, आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट में फॉलो ऑन जो होता है वो किससे संबंधित है? सब जानते हैं फॉलो ऑन शब्द क्रिकेट की शब्दावली है, लेकिन फॉलो ऑन क्या है इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है, टेस्ट मैच का एक नियम है। फॉलो ऑन क्या है? टेस्ट मैच का एक नियम है। हमने
काफी दिन हो गया लोगों को टेस्ट मैच देखते हुए, तो हमने इस पे एक सोचा कि इस तरह का क्यों ना प्रश्न एक बना दें। टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन कब दिया जाता है? तो यहाँ पे जब पहली पारी में 200 रन की बढ़त हो तभी फॉलो ऑन दिया जा सकता है, कैप्टन के द्वारा दिया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर आपका सी है। नेक्स्ट चलते हैं कि फॉलो ऑन किसे दिया जाता है। फॉलो ऑन मतलब ये किसे दिया जाता है, तो यह पहली पारी हारने वाली टीम को दिया जाता है, पहली पारी हारने वाली टीम को दिया जाता है टेस्ट मैच में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि फॉलो ऑन देने का अधिकार किसके पास होता है, तो मैंने बताया कैप्टन के पास होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, हॉकी खेल किस देश में हॉर्ले नाम से जानी जाती है, यानी हॉकी को हॉर्ले नाम से किस देश में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, आयरलैंड। और हॉकी खेल को स्कॉटलैंड में सिंटी के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर आपका यह। नेक्स्ट चलते हैं, वेम्बली स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंधित है, जो वेम्बली स्टेडियम लंदन में स्थापित हो किस खेल से संबंधित है, तो यह है आपका फुटबॉल, ऑप्शन सी सही है, फुटबॉल। और ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। मैं चाहता हूं एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आपको दूं। हृदय के लिए सबसे लाभदायक वसा फैट कौन सी मानी जाती है हृदय के लिए, इसमें देख सकते हैं, तो असंतृप्त वसा जिसको अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट ये हमारे हृदय के लिए लाभदायक होता है, बाकी सब हानिकारक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दौड़ते समय मानव शरीर का कौन सा भाग शाक एब्जॉर्ब का काम करता है, शाक एब्जॉर्ब साकर का, तो उपास जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, अस्थि के जो ऊपर ये हल्का हल्का थोड़ा सा रहता है मुलायम भाग, इसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, तो ये ऑब्जर्वर साकर ऑब्जर्वर का काम करता है। ओलंपिक डे रन कब शुरू की गई, तो 1987 में की गई थी ओलंपिक डे रन। आईओसी ने 1987 में विश्व भर में खेलों के प्रचार हेतु ओलंपिक डे रन की शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रोला गैरो पेरिस स्टेडियम किस खेल के प्रसिद्ध है, ये रोला गैरो स्टेडियम कहाँ है, पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो ये टेनिस के लिए, ये ऑप्शन बी सही है, टेनिस के लिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्टेट रोलैंड गैरोस में खेला जाता है, जो पेरिस फ्रांस में स्थित है, इसे रोलैंड गैरो के नाम से भी जाना जाता है। और मैराकाना स्टेडियम फुटबॉल ब्राजील देश में स्थित है, मैराकाना स्टेडियम कहाँ है, फुटबॉल के लिए है, और कहाँ पे, ब्राजील है। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, अभी मैंने बताया था ये फुटबॉल से संबंधित है। चकोला गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, और नौ दंड अपराध भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो सब लोग जानते हैं यह टेनिस की खिलाड़ी हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा है प्रश्न, थोड़ा टफ है, और इसको हमने ऐसे सजाया कि मतलब आप को घुमाए तो आप घूमे मत। पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक एवं जो डायप्लास्टिक शारीरिक बनावट का जो वर्गीकरण है वो किस विद्वान के द्वारा किया गया था, ये जो बनावट है जो किस विद्वान के द्वारा किया गया है, तो अर्नेस्ट जो क्रेसमस है इन्हीं के द्वारा है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कुछ यहाँ पे भी देखते हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक अर्नेस्ट क्रेसमर ने मानव शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उन्होंने 4 प्रकार बताए, देखिए, पिकनिक यानी मोटा गोल शरीर, एथलेटिक्स मजबूत मांसल शरीर, एस्थेनिक दुबला पतला शरीर, और डायप्लास्टिक अनियमित शारीरिक संरचना। मैं आपको बता दूं ये सब सारे बहुत डिटेल से हमने खेल मनोविज्ञान का एक क्लास लिया हूं। मुझे विश्वास है कि सारे वीडियो को अगर आप सिस्टम से आप देख लें तो आपको मतलब बहुत सारा सहयोग आपको मिल जाएगा। मैं 100% तो मैं नहीं कह सकता कि सारे प्रश्न मेरे फंसे जाएंगे, लेकिन इतना मेरा विश्वास है कि आपको 50 प्रश्न से ऊपर आपको मिल जाएंगे।
और भी मिल सकते हैं, मैंने कहा न्यूनतम 50 से ऊपर मिल सकते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सही सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु भागा वास्तविक आयु गुणे 1000, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एलटी ग्रेड सिलेबस में बुद्धि लब्धि है, इसलिए मैंने बुद्धि लब्धि को भी यहां पे लाया हूं। नेक्स्ट, यदि किसी छात्र की वास्तविक आयु 10 वर्ष तथा आईक्यू 120 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो स्वाभाविक है 120 गुणे 10 बटे 100, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 12 वर्ष। हालांकि ऐसे पूछता है तो आप बना लिख सकते हैं। किस विटामिन को बाष्पन रोगी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन सी सभी लोग जानते हैं, हमने एक बार मानस पटल से गुजारना चाहा। इसे वैज्ञानिक टोकोफेरॉल या अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ही है, जाना किया जाता है। हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट के दौरान खिलाड़ी को गोल करने के लिए कितने समय का अवसर दिया जाता है? पेनाल्टी शूट आउट के समय खिलाड़ी को गोल कितने समय के अंदर कर देना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही है, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है न कि गोल्डन। नेक्स्ट, गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन हैट्रिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन बी है, बलबीर सिंह सीनियर के द्वारा लिखी गई थी गोल्डन हैट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो अल्फ्रेड जो वीने हैं इन्होंने की थी। यानी बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम संकल्पना जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न 1912 में किए थे। ऑप्शन बी सही है, विलियम स्टर्न ने किया था 1912 में। नेक्स्ट चलते हैं, मानसिक आयु की अवधारणा किससे संबंधित है? मानसिक आयु की अवधारणा यह बौद्धिक विकास से संबंधित है। मैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन कहीं अगर मिस्टेक लगता भी है तो मैं मानवीय भूल समझता हूं। मैं कई बार कहता हूं कि मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, मैं भी बहुत मतलब टाइप करना, कहीं हो सकता है टाइप करने में कहीं मिस हो भी सकता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब मिस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। निम्न में से कौन सा आईक्यू परीक्षण व्यक्तित्व टेस्ट है, इन जो इंडिविजुअल टेस्ट है, क्या है इसमें? तो ये है आपका स्टैनफोर्ड बिने, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, दांतों में इंसीजर कितने होते हैं? तो इंसीजर जो होते हैं 8 होते हैं, क्योंकि ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, और मुंह के दोनों आगे जबड़े के नीचे होते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि ये जो चारों दांत है, ये जो चारों दांत है, ये है आपका इंसीजर। यहां भी ये चारों दांत जो है आपका, ये है इंसीजर। तो इंसीजर 4 ऊपर 4 नीचे 8। और आप देखेंगे तो किताब में मेरे बहुत सारे अच्छे से पूरा एक किताब का जो पूरा एक दांत का आपको किताब मेरा, ये देखिए इस किताब में जो आपको अमेजन पे मिली है, ये सारे जो पूरे डिटेल हमने इसमें देखिए, ये दांत का जो आपका है, दांत से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने डायग्राम के साथ दिया है। यानी जो भी आपको प्रश्न आप देखेंगे, जो भी प्रश्न है वो आपको यहाँ पे विथ डायग्राम, यानी आपको लगेगा कि मतलब वो सब चीजें जो होता है वो सब डायग्राम के साथ आपको मिल जाता है। इसलिए थोड़ी बुक महंगी तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्वास्थ्य और शिक्षा पे किया गया धन व्यर्थ नहीं होता है, और आप चाहें तो बुक मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मोंजाइटिस मुख्य रूप से किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह है जो नाइसीरिया मोंजाइटिस जीवाणु के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 2025 महिला एवं पुरुष, देखिए खो खो खेल की बात है, ये खो खो खेल, खो खो में प्रथम स्थान भारत ने प्राप्त किया, तो तृतीय स्थान किस देश ने प्राप्त किया? दोनों वर्ग में, तो दोनों वर्ग में नेपाल, यानी पुरुष और महिला दोनों में विजेता नेपाल रहा खो खो। और प्रथम विश्व कप खो खो की शुरुआत 2025 नई दिल्ली में हुई, और उसके बाद दूसरा विश्व कप खो खो
जो है बर्मिंघम इंग्लैंड 2027 में होगा। यानी हर 2 साल पे यह खो खो विश्व प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और भारत में यह शुरुआत किया गया दिल्ली में 2025 में, अब 27 में बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए खो खो प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 16 वर्ष से कम आयु के लिए तो ऑप्शन सी सही है, जानकी पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे खो खो खेल में 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वीर अभिमन्यु पुरस्कार। 18 वर्ष से कम लड़कों के लिए खो खो में वीर अभिमन्यु पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार पुरुष के लिए रानी लक्ष्मीबाई, महिला के लिए भी खो खो से संबंधित पुरस्कार है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? तो स्वाभाविक है इंदिरा गांधी को, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी को 25 मार्च 1983 को यह पुरस्कार उन्हें 82 में सफलतापूर्वक 9वें एशियाई गेम कराने के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। उनके योगदान के लिए दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर की शुरुआत 1975 से शुरू किया गया। आपकी बताए हैं, आप जानते भी हैं, जान भी लीजिए। नेक्स्ट, खो खो में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? खो खो खेल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, यानी पहला खो खो में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुधीर बी परब, ऑप्शन सी सही है। यानी प्रथम देखते हैं 1970 में सुधीर भास्कर राव परब, बी मतलब भास्कर राव परब, और प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को दिया गया था 2000 में द्रोणाचार्य से, यानी खो खो के क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे गोला फेंक की तकनीक को सामान्यतः किस 7 चरणों में, देखिएगा पूछतिया गोला खेल की तकनीकी कितनी है? तो 7 चरण। हमने 7 चरण का नाम इस हिसाब से दे दिया कि मतलब आपको मिस करे तो आप मिस्टेक ना हो आपसे। तो यहां पे हम देखते हैं कि 7 चरण कौन सा? ग्रिप, जो स्टांस, ग्लाइड, रोटेशन, पावर पोजीशन, डिलीवरी, रिलीज, रिकवरी, ये जो 7 है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। इस 7 चरणों से आप भाला फेंक की जो चरण होती तकनीक का वो 5 होता है, हैमर थ्रो की 6 होता है, और डिस्कस थ्रो का 8 होता है। स्रोत की बात करें तो श्याम नारायण जी का आप बुक का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन महिला फुटबॉल ट्रॉफी है? इनमें से कौन महिला फुटबॉल ट्रॉफी है? तो जहां पे देखें फुटबॉल की बात करके है तो सब महिला है, लेकिन फुटबॉल की बात की गई है, सभी जानते हैं बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल से, पद्मा ट्रॉफी क्रिकेट से है, लेडी रतन ट्रॉफी राष्ट्रीय हॉकी से, बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल से है, रफी कुरैशी कप जूनियर टीम महिला बैडमिंटन से। इसलिए इसका डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो मैं चाहता हूं कि हर प्रश्न के साथ 4 प्रश्न एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखें, बैडमिंटन नेट को थामने वाले जो पोल होता है, जो ये पोल होता है, तो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन आपका सी सही है, 1.55 मीटर होता है पोल की ऊंचाई। यहाँ पे अगर फीट में पूछता तो 5 फीट 1 इंच की बात करेंगे, और नेट की केंद्र में ऊंचाई जो होती है 1.524, यानी यहाँ थोड़ा सा झुक जाता है ना, तो यहाँ पे 1.524 मीटर होता है केंद्र में। इंडोर गेम स्टेडियम की जिस अगर किसी हाल में हो रहा है तो उसकी ऊंचाई 9 मीटर, देखिएगा 7.5 से 9 मीटर देता है कहीं, तो आप देख लीजिएगा वो किस तरह से पूछना चाहता है, उसका उत्तर आपको किस तरह से देना है। 7.5 से 9 मीटर तक हाल की ऊंचाई होती है, हमने 9 मीटर लिखा है। 9 मीटर अगर पूछता है तो जैसा आप देख लीजिएगा। बैडमिंटन कोर्ट में मार्किंग लाइन, जो बाउंड्री लाइन होती है, सफेद या पीले रंग की होती है, सफेद या पीले रंग की होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 68 सेंटीमीटर गुणे 23 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। ये सभी मिक्सअप प्रश्न है। बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है रैकेट की? अच्छा, 2 बार हो गया है आपका, 68 सेंटीमीटर और
23 सेंटीमीटर। सेम है क्या? हाँ ठीक है, 2 बार हो गया है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस से संबंधित है? इसमें कौन सा खेल टेबल टेनिस से संबंधित है? ये इसमें से कौन कौन? तो ऑप्शन डी सही है। ये सभी जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित ये कप ट्रॉफी है। उपरोक्त सभी टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये जितनी है वो सब राष्ट्रीय प्रतियोगिता है टेबल टेनिस की। नेक्स्ट चलते हैं। टेबल टेनिस की टेबल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? ज्यादा प्रश्न न बने, एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ जाए तो ये 2.74 मीटर गुणे 1.52 मीटर और इसकी ऊंचाई है 0.76 मीटर। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। और नेट की जो ऊंचाई होती है 15.25 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम 0.1525 मीटर भी कह सकते हैं। बाल का वजन जो होता है 2.7 ग्राम होता है। वो जो बाल का व्यास होता है वो 40 mm होता है। यह टेबल टेनिस की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं कि टेबल टेनिस में नेट की लंबाई और देखिएगा यहाँ पे और किनारे कितना बड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे कि टेबल जो होता है, ये टेबल, तो यहाँ पे नेट होता है तो ये किनारे कितना बड़ा होता है, इसकी भी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। जिससे कि देखिए टेबल टेनिस की जो लंबाई नेट की होती है 1.83 मीटर और किनारे 15.25 सेंटीमीटर ये बड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कुल लंबाई 1.83, जिसको अगर फीट में पूछता है तो 6 फीट होता है, 6 फीट। और किनारे 15.25 यानी 6 इंच बड़ा होता है। साइड लाइन 2 सेंटीमीटर। देखिएगा जो साइड लाइन है, साइड लाइन जो है वो 2 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटर लाइन जो है, ये सेंटर लाइन है वो 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इस पूछता है, हम नहीं डाल दिया, अगर नहीं पूछता तो अच्छी बात है, पूछता है तो ये जान लीजिए। और अभी भी अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो करेंगे, वही मेरे लिए पुरस्कार है। बाकी आपसे मैं लेता ही क्या हूं, ये तो सेवा है। जो देखिएगा एक्सपीडाइट, अक्सर ये पूछ रहा है, एक्सपीडाइट जो पद्धति होती है वो किस खेल से संबंधित है? एक्सपीडाइट पद्धति जो होती है किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेबल टेनिस से। ऑप्शन डी सही है, टेबल टेनिस से। होता क्या है, दोनों खिलाड़ी के अंक अगर 9 न हो जाए तो एक्सपीडाइट पद्धति लागू हो जाएगी। यदि रिसीविंग खिलाड़ी एक रैली में 13 सही रिटर्न करता है तो रिसीवर को 1 अंक मिलता है, रिसीवर को 1 अंक मिलता है। ये यहां पे एक्सपीडाइट से संबंधित। वॉलीबॉल खेल की शुरुआत कब और कहां किसके द्वारा की गई? कब और कहां किसके द्वारा की गई? तो 1895 सब जानते हैं, होलियोके, जो जिसको मैसाचुसेट्स यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। और विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1947 जब देश आपका आजाद होता है तब, और भारतीय वॉलीबॉल 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कुछ बच्चे कमेंट किए थे 53 है, 51 है। वॉलीबॉल खेल को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? वॉलीबॉल को प्रारंभ में किस नाम से सभी लोग जानते हैं, हालांकि मैंने वैसे ही डाल दिया, मिंटो नेंट के। पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से, शिवांगी गोल्ड कप वॉलीबॉल से, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से। एक हमारा वीडियो है, इसमें प्रमुख कप ट्रॉफी खेल शब्दावली से ही रिलेटेड वो पूरी वीडियो है। इन सारे खेल का खेल शब्दावली, उसमें ट्रॉफी, वो सारे एक ही वीडियो में है। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, वो सारी चीज एक जगह आपको मिल जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई, चौड़ाई तथा पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? सब लोग जानते हैं भाई, लेकिन फिर भी हमने ये आपका सही उत्तर 18 × 9 243 सही है। ये ऑप्शन आपका बी सही है, सब लोग जानते हैं। 18 लंबा, चौड़ा 9 मीटर, 243 वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई होती है। महिला के लिए तो वही होता है फिर, लेकिन बाली नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है बिचवा में।
यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर का विकर्ण कितना होता है? तो ऑप्शन सी सही है, 20.12 मीटर इसका विकर्ण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉलीबॉल नेट की लंबाई 10 मीटर। देखिएगा ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा हमने शोध किया है। वॉलीबॉल नेट की लंबाई अगर 10 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर होता है, यदि नेट में प्रत्येक जाल स्क्वायर, जैसे आप देखेंगे ऐसे नेट होता है और आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे आपके खाने बने जाते हैं। ये खाने जो है, ये जो खाने कितना होता है? 10 गुणे 10 सेंटीमीटर का होता है। 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा होता है, यानी स्क्वायर में होता है। तो ये मैंने कहा प्रत्येक जाल स्क्वायर का आकार 10 गुणे 10 सेंटीमीटर होता है। तो नेट में कुल स्क्वायर, यानी ये जो संख्या हो, कितनी संख्या हो सकती है, यानी स्क्वायर की संख्या 10 गुणे 10 का कितना हो सकता है? तो सही उत्तर है आपका 1000 मीटर, अगर 10 गुणे 1 मीटर जाल है तो। लेकिन कहीं कहीं आप नेट की लंबाई 9.5 मीटर देखते हैं तो उसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? 950। वो किस तरह से पूछता है, इसलिए हमने वहां पे क्लियर कर दिया कि आपको जैसे भी पूछे आप उत्तर उसका दे सकें। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1950, देखिएगा 1950 कोलकाता में हुई, दिल्ली में नहीं, कोलकाता में हुई थी। तो विश्व कबड्डी संघ की स्थापना कब और कहां हुई? यानी हम कह सकते हैं IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कहां हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर की? तो स्वाभाविक है आप जान सकते हैं कि चेन्नई तो नहीं होगा, 2004 मुंबई में सही उत्तर है आपका, ऑप्शन सी सही है, 2004 मुंबई में हुई इसकी, जो मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन जिमखाना द्वारा कबड्डी के नियम बनाए गए, लेकिन 1923 में इन्हें पहली बार किसने छपवाया? कबड्डी का बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न का संग्रह है। मैं चाहूंगा पूरा वीडियो देखिए, और छूट जाएगा तो मिस कर जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हिंद विजय जिमखाना, ये बड़ौदा ने छपवाया था, और इस खेल के नियम को 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया गया। तो छपवाने का काम हिंद विजय जो जिमखाना बड़ौदा है ये छपवाया था, लेकिन इसमें संशोधन महाराष्ट्र के 1934 में किया गया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कबड्डी को किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में ऑप्शन सी सही है, हु तू के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में है जो सुड्डू गुड्डू, चेड्डू गुड्डू के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से, निम्न में से कबड्डी खेल को सही सुमेलित कीजिए। यानी श्रीलंका में जो गुड्डू गुड्डू के नाम से, बांग्लादेश में हा डुडू के नाम से, और इंडोनेशिया में था चब द चब स्थानीय रूप से, यानी सही है सब जैसे है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। यही नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? वॉलीबॉल है। कहीं पूछता है इसलिए हमने बताया कि आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, संजीवनी, देखिएगा ये मतलब नहीं, अगर नजर से गुजरा रहेगा तो गलत कर देंगे। संजीवनी, गामनी तथा अमर निम्नलिखित में से किस खेल की प्रमुख ये शैलियां मानी जाती है? तो स्वाभाविक है ऑप्शन सी सही है, ये कबड्डी। संजीवनी, गामनी, अमर। अब आइए संजीवनी, गामनी, अमर होता क्या उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है। संजीवनी, कबड्डी में आउट खिलाड़ी को पुनः कब जीवित किया जा सकता है? संजीवनी मतलब संजीवनी बूटी नहीं होता है, तो बूटी कब मिली तो खिलाड़ी जीवित हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अंक मिलने पर, अंक मिलेगा तो संजीवनी मरा हुआ खिलाड़ी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट, अमर, कबड्डी की प्रमुख विशेषता क्या है? अमर, अमर हैं हम, मरने वाले नहीं हैं। इसमें क्या हो सकता है? खिलाड़ी आउट होकर भी मैदान में रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अमर कबड्डी की प्रमुख विशेषता है। जैसे क्या होता है, अंकों पे जब कबड्डी होता है तो क्या होता है, कभी कभी जैसे वो मतलब आउट हो जाता है,
लेकिन उसमें जिंदा बना रहता है, अंक उसको मिल जाता है। इसी को कहते हैं हम, खिलाड़ी आउट होकर भी मैदान में रहता है, इसको बोलते हैं अमर। नेक्स्ट चलते हैं, गामिनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी का नियम किस पर आधारित है? हालांकि अमर वाली जो सिस्टम है अब नहीं है, लेकिन अब पूछता है तो क्या होता है वो जानिए आप। यहाँ पे देखिएगा, गामिनी कबड्डी में आउट खिलाड़ी का नियम किस पर आधारित है? तो ये आउट खिलाड़ी का नियम अंक पर आधारित है, अंक पर आधारित है। नेक्स्ट, कथन और कारण। देखिए ऐसे पूछेगा ना, अगर आप नहीं जानेंगे तो 1000% आप गलत कर देंगे। अमर कबड्डी में आउट खिलाड़ी मैदान में नहीं छोड़ता है, मैदान नहीं छोड़ता है, यानी अगर आउट होगा उसके बाद भी मैदान में बना रहेगा, मैदान नहीं छोड़ता है। तो और आर क्या है? कारण आर, अमर कबड्डी में अंक केवल टच के आधार पर दिए जाते हैं। तो इसमें अब क्या है, इसमें सही क्या है? सी सही है, ए सही है, आर गलत है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। ऐसा प्रश्न अगर देगा तो फंस जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन और है। पुरुषों की कबड्डी के मैदान की लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, सब जानते हैं, लेकिन हमने दे दिया है 13 गुणे 10 मीटर। और बात करें महिलाओं की कबड्डी की, जो 12 गुणे 8 मीटर। और पुरुष कबड्डी मैदान में जो बाक लाइन होता है मध्य रेखा से, जो बाक लाइन होता है मध्य रेखा से, हम कह सकते हैं कितनी दूरी पे होता है? वो 375 मीटर होता है। अभी मैं फील्ड दिखाता हूँ। महिला कबड्डी में मैदान बाक लाइन मध्य रेखा से कितना दूर होता है? वो 3 मीटर होता है। महिला और पुरुष दोनों का एक साथ हमने कॉम्बिनेशन है बनाया है। पुरुषों की कबड्डी में बोनस लाइन मध्य रेखा से कितनी दूर पर होता है? ये जैसे आप देखेंगे, ये सेंटर लाइन होता है और ये बाक लाइन होता है, ये बोनस लाइन होता है। ठीक है, ये बोनस लाइन होता है, ये बोनस लाइन होता है। तो यहां से ये कितना दूर होता है? तो स्वाभाविक अगर 375 1 मीटर जोड़ देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन आपका बी सही है, 475, यानी 475 मीटर होता है। महिला कबड्डी में बोनस लाइन मध्य रेखा से 4 मीटर, महिला के लिए 4 मीटर होता है, पुरुष के लिए 475 होता है। और सीटिंग ब्लॉक पुरुष के लिए 8 गुणे 1, यानी 8 गुणे 1 होता है सीटिंग ब्लॉक। और सीटिंग ब्लॉक महिला के लिए ये आपका 6 गुणे 1 होता है, क्योंकि 12 गुणे 8 होता है लंबाई चौड़ाई, इसमें होता है 13 गुणे 10 होता है, इसलिए वो कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये सब जानते ही हैं, ये सेंटर लाइन है आप, और सेंटर लाइन से यहाँ पे देखिएगा बाक लाइन ये 375 है। और यही आपका यहाँ से जब बोनस लाइन की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1 मीटर और बढ़ जाता है, 475 हो जाता है। और ये जो बाक लाइन और बोनस लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। बोनस लाइन से जो इंड लाइन की दूरी होती है वो 1.75 मीटर होता है। जो लाबी होती है वो 1 मीटर का होता है। तो इस तरह से हमने आपको ये सारा यहाँ पे समझा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताए। यहाँ पे देखिए, खेल की जो अवधि होती है पुरुष के लिए 20-20 मिनट की 2 पारी होती है और 5 मिनट का इंटरवल होता है। यही महिलाओं के लिए 15-15 मिनट की 2 पारी होती है और ये देखिए 5 मिनट का इंटरवल होता है। वो किस तरह से पूछता है? टोटल टाइम पूछेगा तो 35 मिनट और टोटल टाइम पूछेगा 45 मिनट। अगर पूछता मध्यांतर को लेकर के, वो ऑप्शन से पता चल जाता है कि मध्यांतर पूछ रहा है कि केवल टाइम पूछ रहा है। वहां पे आप ध्यान देंगे, निर्णायक में जो एक रेफरी होता है, 2 एम्पायर होते हैं, एक स्कोरर होते हैं, 2 लाइनमैन होते हैं, एक टाइम कीपर होता है। तो इतने अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मैच में कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। हरा कार्ड चेतावनी के लिए और पीला कार्ड मैच से 2 मिनट के लिए बाहर। अगर पीला कार्ड रेफरी दिखाता है तो आप समझिए कि 2 मिनट के लिए मैच से आपको बाहर होना पड़ेगा। लाल कार्ड मैच या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। लाल कार्ड अगर दिखा दिया तो मैच से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। खिलाड़ी को बदलना, 7 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी आप बदल सकते हैं और एक खिलाड़ी कितनी भी बार अंदर बाहर हो सकता है, जो सब्स्टिट्यूट रूल के हिसाब से। और कबड्डी मैदान का जो विकर्ण होता है, जैसे नहीं कहते हैं ये विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण क्या होता है, तो यहाँ पे 13 गुणे 10 मीटर का जो फील्ड है जो पुरुष के लिए है, वो विकर्ण जो होता है वो 16.40 मीटर होता है। लेकिन यही अगर महिलाओं की बात करते हैं 12 गुणे 8 पे, तो यह 14.42 मीटर होता है। यहाँ पे देखेंगे
कबड्डी बी कर्ण की भी हमने बात कर दिया है। और आपने नेक्स्ट, तो ये देखिए आज के लिए इतना ही, और समय बचता है हमारे पास तो ये एक वीडियो मैं स्पेशल ले आऊंगा जो खेल की जो लाइन की मोटाई, खेल के जो फील्ड को, किस फील्ड को किस नाम से जाना जाता है, और कुछ उनके जो आत्मकथाएं हैं, अगर समय बचता है तो मैं लेके आऊंगा। इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको मैं देता हूं कि आप टीजीटी पीजीटी अभी होने वाला है कि निरस्त होगा उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी तो एलटी ग्रेड और आपका नवोदय और केंद्रीय विद्यालय है, उसमें आप सफलता प्राप्त करें, हमारी शुभकामना है। नमस्कार।